दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मज़ा तो यह था कि चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेज़ी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया। वह विद्रोहिनी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्ट भाषिणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था, लेकिन चंदर को तो देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था। और जब तक वह चंदर को खिंचाकर, छेड़कर लड़ नहीं लेती, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था, लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनके ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते, क्या चंद्र से लड़ाई हो गई? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी, और शिकायतें भी क्या क्या होती थी। चंद्र ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा, श्रीमती हाथिन रखा था, या चंद्र ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए, या चंद्र कहता है कि सुधा की सखियां कोयल बेचती हैं। और जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वह चंद्र को डांट देंगे, तो वह खुशी से फूल उठती और चंद्र के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती थी, कहो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीज़ों का भाव क्या है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटी के मेंबर हैं, चंद्र के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, यह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी, और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उसे अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम काज करते हुए उसका स्वभाव भी कुछ बिगड़ गया था, और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त और स्नेह बाधाहीन था। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारें और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंदन को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, न खाने पर या कम खाने पर उसे जितना दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदन का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पाग कर वह चंदन को दे डालती थी। चंदर के चंदर कै बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पढ़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती, तो उसे सुधा की डांट भी खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी, और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती कि चंदर बेचारा, जो खुद तंदुरुस्त था, घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया। उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तहान में जब चंदन कुछ दुबला सा हो गया, तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदन से जिद करने, पियो इसे, पियो। चंदन ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन देखकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसीलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा, तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी, तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी। और अगर उसने ज़्यादा स्ट्रांग चाय की मांग की, तो उसने खालिश दूध पीना पड़ता था, और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, न खाने पर सुधा का गुस्सा, और उसे बात की लंबी चौड़ी मनुहार, इस सबसे चंदन बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई, तो मजबूर होना पड़ा, और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसे देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला, उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी, उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगी, और बेतकल्लुफ़ी से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसका कर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा
और उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्यारे में क्षीर सागर नहीं नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों पीते नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या, चाय भी हो तो और क्या, खालिस चाय पीजिएगा। दिमाग काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। ना ऐसी चाय मुझे पसंद है, ना ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता? मेरी क्लास फेलो है गेजू कामजी, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मी उसे चाय में दूध उबाल कर देती हैं। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसू? बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है, उतनी ही अच्छी जितना नाम। ज़रूर ज़रूर, मुंह बिचकाते हुए चंदन ने कहा, और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसू। धत, शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए? और हमारे दोस्तों की बुराई करती होगी तब? तब क्या, वे तो सब बुरे ही हैं। अच्छा तो नाश्ता, पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में जो ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी, चंदन ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया। शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फांके उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट चाय ली, वह चौंक कर बोली, अरे यह क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है ना? चंदन ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कुड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदन ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको? हम कहते हैं कि नाश्ता और खाते वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी? करनी है, क्यों नहीं। आज तो गेसू को मोटर पर लेते हुए जाना है। तुम्हारी गेसू और कभी मोटर पर चढ़ी भी है? तुम्हारी गेसू और कभी मोटर पर चढ़ी भी है? जी, वह साबिर हुसैन कामजी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज़ तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। आहा, गेसू के यहाँ दावत खाएंगे इसी मुंह से? जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है, अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसको देखा। चंद्र ने झेपकर निगाह नीचे कर ली। सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंद्र ने झेपकर निगाह नीचे कर ली और सुधा के पास आकर चंदन का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो, इस मुटकी से ब्याह करोगे? लो, बातचीत तो कर लो, तब तक मैं वह निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला। चंदन ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबाया। हाय रे, सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हो आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो, यह निबंध की पांडुलिपि है। उसके बाद चंदन की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे ना? अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाएं तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो ना हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना और देखो, मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पर छोड़ देगा। वह कार में बैठ गया। कार स्टार्ट हो गई और फिर सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो, ये लिफाफा तो भूल ही गए थे, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर फिर चंद्र चला और फिर सुधा ने पुकारा, सुनो। एक बार में क्यों नहीं कह देती सब? चंद्र ने झल्लाकर कहा। अरे बड़े गंभीर बात है, देखो, वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आंख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा।
सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर।